और मोटापा के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां आइए समझते हैं। तो आज के जो मोटापा है उनके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है मोटापा क्या है। ठीक है, मोटापा का मतलब क्या होता है, मोटापे का तात्पर्य क्या होता है, इस बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में, अपने आसपास, अपने घर परिवार में कहीं ना कहीं देखे होंगे। चलो, घर जरूरी नहीं कि हर किसी के घर में किसी भी व्यक्ति को मोटापा का प्रॉब्लम है, मगर अपने दैनिक जीवन में डेली कहीं ना कहीं तो आप देखते ही होंगे जो अपने सामान्य जो आकार है शरीर के उससे कहीं ज्यादा चौड़ा, बड़ा, फैला हुआ शरीर दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग मोटापा कहते हैं। तो एक सामान्य प्रॉब्लम होता है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी पोषक तत्व की अधिकता की वजह से होने वाला प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये जो मोटापा है ये बहुत ही सामान्य प्रकार का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो शरीर में अतिरिक्त फैट्स यानी वसा या चर्बी के ज्यादा जमावट होने के कारण होते हैं। जो व्यक्ति खाने में ज्यादा मात्रा में ऑयली चीज, डालडा, घी, तेल, चिकना पदार्थ अगर ज्यादा खाते हैं तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के शरीर में फैट्स ज़्यादा होने की वजह से वो प्रॉपर चयापचय नहीं होने के कारण शरीर में वो जमना चालू हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर जगह खाली है स्टोरेज के लिए तो उस जगह में चर्बी की जमावट होने के कारण वहाँ का मसल्स है, टिश्यू है, वो फैलने लगता है, जिसे ही हम लोग मोटापा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जमावट के कारण किसी भी व्यक्ति का वजन आकलन सामान्यतः कई तरीकों से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो मोटापा क्यों होता है, फैट्स या चर्बी या वसा के शरीर में जमावट होने के कारण ये मोटापा आता है, जिसका आकलन से कई अलग अलग तरीकों से लगाया जाता है कि कौन से व्यक्ति में कितना मोटापा है, क्या औसत है, कितना एवरेज है मोटापे का। तो इनके नापने के लिए अलग अलग पद्धतियां, इनके अलग अलग तकनीक होते हैं, जो व्यक्ति के वजन के आकलन के आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि उस व्यक्ति का मोटापा कितना है। दोस्तों, चिकित्सकीय रूप से या मेडिकल रूप से मोटापा का मतलब होता है जब शरीर का वजन रिकमेंडेड या अनुशंसित जो ऊंचाई है या जो उम्र है या उनके सेक्स यानी लिंग के आधार पर निर्भर करते हैं कि उस व्यक्ति का ऊंचाई कितना है, उस व्यक्ति का उम्र कितना है, उस व्यक्ति का लिंग क्या है। तो उसके आधार पर जो सामान्य जो अपना वजन होता है उस वजन से 120% अगर वजन ज़्यादा हो जाए तो ऐसे कंडीशन को ही मोटापा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो निर्धारित जो पैमाना है WHO का हो चाहे मेडिकल साइंस का जो भी पैमाना निश्चित किया गया है, अगर उस पैमाने से अगर कहीं ज़्यादा अगर वजन दिखाई देता है तो वो मोटापा के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, ये वजन तब बढ़ता है जब अपने निर्धारित दैनिक कैलोरी से अधिक कैलोरी से युक्त आहार या भोजन करने के कारण शरीर में जरूरत से अधिक ऊर्जा का निर्माण होने से तथा ऊर्जा का खपत कम होने से तथा ऊर्जा का स्टोरेज अधिक होने के कारण फैट्स का मसल्स में ज़्यादा जमावट होकर के वो मसल फैलने लगते हैं, उनमें फैलाव आ जाते हैं, जिसे ही मोटापा कहा जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा फैट्स खाते हैं तो फैट्स का अधिक मात्रा होने के वजह से उनको ऊर्जा में बदलने का काम शरीर के अंदर किया जाता है। फिर भी शरीर में ऊर्जा सरप्लस है तो क्या होगा एक्स्ट्रा फैट्स का, वो एक्स्ट्रा फैट्स मसल्स में जमना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन से मसल सॉफ्ट हो जाता है, लचीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में फैलाव चालू हो जाता है, जिसे मोटापा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मोटापे को मापने के लिए जो पैमाना उपयोग में लाए जाते हैं उसे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, BMI। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का जो मोटापा है उसको नापने के लिए जो तकनीक उपयोग में लाया जाता है मेडिकल साइंस में, उस तकनीक को बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI के नाम से जाना जाता है। और ये बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ना, ये वजन को किलोग्राम में मापकर उसे लंबाई के मीटर वर्ग से विभाजित करके पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति का
मोटाया कितना है, सामान्य है कि सामान्य से थोड़ा ज़्यादा है कि सामान्य से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका एक निर्धारित पैमाना होता है जिसमें अगर 19 से अगर कम हो तो उस व्यक्ति का वजन सामान्य से कम है। अगर BMI रेट अगर 19 से अगर 25 तक है तो ये नॉर्मल वजन है किसी भी व्यक्ति का। अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से 29 तक है या 30 तक है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का वजन ज़्यादा है। और किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 से 40 के बीच है तो उनको मोटापा के नाम दिया गया है। और अगर वो 40 से ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स है तो वो एक्सट्रीम यानी कि एक्स्ट्रा मोटापा है। ठीक है, तो ऐसे 5 कैटेगरी में वजन को मापा जाता है, जिसमें एक सामान्य से कम वजन, एक सामान्य वजन, एक सामान्य से थोड़ा ज़्यादा वजन और उस सामान्य से थोड़ा ज़्यादा वजन से थोड़ा और ज़्यादा वजन शरीर में फैलाव के साथ हो जाते हैं जिसे ओबेसिटी कहते हैं, और फिर एकदम ज़्यादा मोटापा। ठीक है, तो ये सब बॉडी मास इंडेक्स के अंतर्गत जाना या पहचाना जाता है। अपने खुद के बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाने के लिए NHS के बॉडी मास इंडेक्स स्वस्थ वजन कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता है। नेशनल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत बॉडी मास इंडेक्स जो होते हैं ना, वो स्वस्थ वजन को नापने के लिए एक विशेष प्रकार का कैलकुलेटर आता है जिनके माध्यम से आप अपने वजन को माप सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 और 29 से ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा रहने का ये प्रमाण होता है। ठीक है, तो 25 से 29 क्या है, ये हमारे सामान्य वजन से कहीं ज़्यादा है, जिसे हम लोग ओवरवेट के नाम से जानते हैं। जिनका बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से 29 है तो ये ओवरवेट है। हमारा जो सामान्य वजन कितना होना चाहिए, 18 से 25 तक। ठीक है, 18 नहीं तो 19 भी ले लो, 19 से 25 तक अगर सामान्य बॉडी मास है तो ये हमारा सामान्य वजन है। अगर 25 से ऊपर चला जाता है तो वही उस व्यक्ति को हम लोग ओवरवेट या ओबेसिटी के नाम से जानेंगे। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 30 से 40 के बीच है तो आपका वजन मोटापे की श्रेणी में आएगा, और मोटापे के अंतर्गत वो थोड़ा ज़्यादा मोटापा है, वो आप लोग ध्यान देना। ओवरवेट से भी ज़्यादा वेट को ही मोटापा या ओबेसिटी कहा गया है। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स या BMI अगर 40 से ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा मोटा माना जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा माना जाएगा, जिसे कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ रूप से मोटा कहा जाता है। अस्वस्थ रूप से मोटा कहा जाता है अगर BMI रेट अगर 40 से ज़्यादा है तो। दोस्तों, इनके अलावा कमर की चर्बी को मापकर मोटापे का पता लगाया जाता है। और आपको मालूम है कमर की चर्बी को कैसे मापा जाता है, टेप से। आप लोग कपड़ा नापने का जो टेप लेते हैं ना, उससे टेप से कमर को नापा जाता है गोलाई में। और बहुत ज़्यादा मोटे कमर वाले व्यक्ति पुरुषों में 94 सेंटीमीटर या इससे अधिक, और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर या इससे अधिक होते हैं। तो अगर इंची टेप होते हैं ना, मीटर टेप जो होते हैं, उससे आप कमर को नापेंगे तो 94 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा अगर किसी भी व्यक्ति में अगर ये माप आता है तो वो व्यक्ति को मोटा माना जाता है। और महिलाओं में अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर माप आता है तो उस महिलाओं को मोटी माना जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए कई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं मोटापा। तो जितना उनका जो पैमाना है उस पैमाने में रहना ही एक स्वस्थ व्यक्ति का पहचान है। तो ये स्वस्थ व्यक्ति कह नहीं सकते, हो सकता है शरीर के अंदर कोई और दूसरा प्रॉब्लम हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये आप लोग ध्यान देना। तो मोटापा सामान्य होने की वजह से वजन सामान्य रहे, शरीर सामान्य आकार में रहे, ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, वो शरीर के अंदर किसी और अन्य प्रॉब्लम से ग्रस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोटापे की बात कर चल रहा है, तो मोटापे को मापने के लिए जो अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं को आप फॉलो करके वजन का निर्धारण कर सकते हैं, मोटापे का निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी को मोटापा अधिक बढ़ रहा है तो उस स्थिति में रोगी को कई बीमारियां उत्पन्न होने लगते हैं जो मोटापे का जोखिम कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हृदय की बीमारियां जिसे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम से जानते हैं, और इनके अंतर्गत इस्केमिक हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम मोटापे की वजह से किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम। इनके अलावा
गॉल स्टोन हो सकते हैं मोटापे ज़्यादा अधिक होने की वजह से। इनके अलावा हर्निया हो सकते हैं। इनके अलावा वेरिकोज वेन हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं अगर ज़्यादा वजन अगर हो तो, ओवरवेट हो तो, एक्सट्रीम वेट हो तो। इनके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकते हैं, जोड़ों में सूजन हो सकते हैं। इनके अलावा नॉन इंसुलिन यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, जिसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं रहता, ऐसे शुगर को टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के नाम से जाना जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन की जरूरत होता है, टाइप 2 में इंसुलिन की जरूरत नहीं होता, ये आप लोग ध्यान रखना। यदि किसी को मोटापा हो और कोई ऑपरेशन हुए हो तो उस स्थिति में कई प्रकार की जटिलताएं, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन उस रोगी में दिखाई देते हैं, या उस रोगी को कई तरह से नुकसान होने की संभावना या डर या भय बना रहता है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को मोटापा हुआ है तो मोटापे के क्या क्या कारण है या मोटापा होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इनके आइए समझते हैं। दोस्तों, मोटापे के कारण। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को मोटापा हुआ हो तो सामान्यतः ज्यादातर मामलों में एक व्यक्ति जितनी कैलोरी बर्न करता है, जो खाना खाया तो खाने में जितना कैलोरी है उस कैलोरी के जितना अच्छे से बर्न कर ले और उससे ज्यादा कैलोरी का सेवन करता है। मतलब सामान्यतः ज्यादातर मामलों में एक व्यक्ति जितनी कैलोरी बर्न करता है और उससे बहुत ज्यादा कैलोरी का अगर वो सेवन करता है, मतलब है हम जितना काम करने के लिए ऊर्जा जलाते हैं और उससे कहीं ज्यादा हम लोग खाना खाते हैं, समझ लो जितना काम करने के लिए जरूरी है और उससे कहीं ज्यादा हम लोग खाना खा लेते हैं कैलोरी के रूप में, तो शरीर द्वारा उपयोग न की जाने वाली कैलोरी वसा के रूप में जमा हो जाती है, जो मोटापे का वास्तविक कारण है। इनके अलावा खराब जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल के वजह से भी ये मोटापे की समस्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, जितना हमको जरूरत है उतना ही हमको आहार लेना चाहिए और उस आहार में उतना कैलोरी अपने रहता ही है, मगर जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम खाना खाएंगे तो कहीं ज्यादा शरीर में कैलोरी का जमावट होगा और यही कैलोरी वसा के रूप में शरीर में जमा हो जाती है, जो मोटापे का वास्तविक कारण है। इनके अलावा खराब जीवन शैली यानी खराब लाइफ स्टाइल भी वजन बढ़ने का प्रमुख कारण में से एक होता है। कुछ ऐसे कारण या कारक भी होते हैं जो मोटापे तथा वजन को बढ़ने में जिम्मेदारी या भूमिका निभाते हैं, और ये क्या क्या कारण या कारक है, जैसे कि ज्यादा एनर्जी वाले खाद्य पदार्थों या आसानी से उपलब्ध होने वाले जंक फूड या फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करने के कारण। आजकल के जीवन शैली में एक सामान्य कॉमन बातें हैं कि आदमी घर में खाना कम खाता है, बाहर ज़्यादा खाना खाते हैं, और बाहर खाना खाने में क्या जाता है, ऑयली चीज़ें, मैदा से युक्त जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। इनके वजह से ऐसे लोगों में वजन या मोटापा बढ़ने लगते हैं। इनके अलावा ज़्यादा शराब पीने की वजह से, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो ऐसे लोगों में वजन बढ़ने लगते हैं। और साथ में जो लोग ज़्यादा मीठा पदार्थों का सेवन करते हैं, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो ऐसे शरीर में ऊर्जा की एक्स्ट्रा जमावट की वजह से वो चर्बी के रूप में बदल जाते हैं, फैट्स के रूप में बदल जाते हैं, जो वजन बढ़ने का कारक है। शारीरिक मेहनत या गतिविधियां कम होने के कारण, अर्थात ऐसे कार्य करना जिसमें शरीर को आराम ही आराम हो, तो उस वजह से भी शरीर में वसा का जमावट शरीर में होने के कारण वजन या मोटापा बढ़ने लगते हैं। और साथ ही कई लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम के रूप में आनुवांशिक कारणों की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। अगर माँ बाप का वजन ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, तो होने वाले बच्चों में भी ये मोटापा होता है अनुवांशिक तौर पर। इनके अलावा जो व्यक्ति कम एक्टिव रहता है, जीवन शैली सक्रिय नहीं रहता या कम रहता है, ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं या ज़्यादा समय तक बैठकर काम करते रहते हैं, जैसे कि टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना या कंप्यूटर या मोबाइल का ज़्यादातर उपयोग करना, जिससे शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं के बराबर होने के कारण बैठे बैठे उस व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है। सिर पर बैठे बैठे काम करना, बैठे बैठे खाना और शरीर को बढ़ाना, बस यही भूमिका रहता है बैठ करके काम करने वाले लोगों का, ठीक है। दोस्तों, महिलाओं में प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के कारण
अस्थायी रूप से मोटापा तथा वजन भी बढ़ता है। तो आप लोग ने देखे होंगे कि 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहता है तो उस दौरान लेडीजों का मोटापा या वजन दोनों बढ़ता है, और जैसे ही डिलीवरी हो जाता है तो ये सामान्य जो मोटापा जो रहता है, अस्थायी रूप से जो रहता है मोटापा, वो धीरे धीरे सामान्य वजन में आ जाता है। कई विभिन्न रोगों के वजह से, जैसे कि हाइपोथायराइड है, कुशिंग सिंड्रोम आदि के वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो कुशिंग सिंड्रोम में स्टेरॉइड कहीं ज़्यादा बनता है, और जिनके शरीर में स्टेरॉइड ज़्यादा बनेगा तो उनके शरीर का वजन बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। हाइपोथायराइड की वजह से चयापचय क्रिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। जो व्यक्ति ज़्यादातर स्टेरॉइड युक्त दवाइयाँ में अनावश्यक रूप से लेते हैं शरीर को फिट एंड फाइन रखने के लिए, मगर यही अनावश्यक रूप से लेने वाले स्टेरॉइड अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में शरीर में मोटापा बढ़ने लगते हैं, वजन बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अगर मोटापा हुआ हो तो उस मोटापे के वजह से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं मोटे व्यक्तियों में, तो आइए इसको समझते हैं। तो मोटापे के वजह से होने वाले विभिन्न प्रकार के लक्षण या सिम्टम या साइन क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, किसी भी व्यक्ति को अगर मोटापा है तो उनमें खास करके पेशेंट को, रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होता है, श्वास फूलना, उनको ज़्यादा पसीना आना, उनको नींद में खर्राटे आना या सोने में कठिनाई होना, और साथ में वो बहुत जल्दी थक जाता है, हाथों में ट्रेमर होना चालू हो जाते हैं, झुनझुनी और कपकपी होना चालू हो जाते हैं, उनके ब्लड वेसल में कुछ कोलेस्ट्रॉल का जमावट होना चालू हो जाते हैं, या उनका जो कमर है वो कहीं ज़्यादा फैला हुआ दिखाई देते हैं, एक्स्ट्रा फैट अराउंड वेस्ट, कमर के आसपास कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट का जमावट दिखने के कारण पेट फूला हुआ, कमर फैला हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, मोटापे के लक्षण में यदि किसी भी व्यक्ति को मोटापा या वजन बढ़ गए हो तो इनके कारण कई अल्पकालिक तथा कई दीर्घकालिक लक्षण दिखाई देते हैं। अल्पकालिक का मतलब कम समय के लिए, और दीर्घकालिक का मतलब लंबे समय के लिए वजन या मोटापा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कई लोगों में कम समय के लिए मोटापा होता है, कई लोगों में लंबे समय के लिए मोटापा दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार के मोटापा के जो लक्षण होता है कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था कि उस व्यक्ति को क्या होता है, सांस फूलता है, और सांस फूलने के साथ साथ थोड़ा सा भी काम करने पर वो उनको पसीना ज़्यादा आने लगता है, साथ ही थकान महसूस होता है उस व्यक्ति को जिनको मोटापा है, और साथ ही मोटापा युक्त जो व्यक्ति है उनको हाथों में कपकपी होना चालू हो जाते हैं, उनको सोने में कठिनाई होता है, और सोने के साथ साथ उनको खर्राटे आता है, शारीरिक मेहनत करने में कठिनाई होना, ये सब मोटापा का लक्षण या सिम्टम होते हैं। इनके अलावा शरीर के कई हिस्सों में या जोड़ों में जकड़न या दर्द महसूस होना चालू हो जाते हैं, और साथ ही मोटापे के लंबे समय के जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें व्यक्ति को कई समस्याएं के रूप में लक्षण उत्पन्न होते हैं। और ये मोटापे के दीर्घकालिक लक्षण के रूप में व्यक्ति को क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उस व्यक्ति को हाई बीपी होना, ठीक है, उस व्यक्ति के ब्लड वेसल में फैट्स के जमावट के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ब्लड में ज़्यादा है तो उनके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, या थ्रोम्बस बनने की वजह से ये ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ब्लड तथा हार्ट से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम या बीमारियां आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो उस ब्लड क्लॉट की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या थ्रोम्बस की वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से किसी भी व्यक्ति को ब्रेन में स्ट्रोक हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकते हैं, और हार्ट में अगर ब्लड क्लॉट चला जाए तो उसके वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये कोलेस्ट्रॉल कितना गंभीर, कितना घातक है पैरालाइज और हार्ट प्रॉब्लम वाले रोगियों के लिए। दोस्तों, यदि किसी भी रोगी को या किसी भी व्यक्ति को अगर मोटापा है या मोटापा हुआ है तो इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, या क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं। ठीक है, दिक्कतें तो आपको बता दिए हैं लक्षण के रूप में, फिर भी ऐसे कुछ लक्षण के साथ साथ कुछ कठिनाइयाँ महसूस अपने आप को होते हैं, तो ये क्या क्या हो सकते हैं जिनके बारे में आइए समझते हैं।
दोस्तों मोटापा के जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। यदि किसी व्यक्ति को मोटापा हुआ हो तो उनके कई जटिलताएं या नुकसान शरीर में दिखाई देते हैं, जैसे कि हाई बीपी का होना, इनके अलावा अस्थमा या श्वास का फूलना, इनके अलावा जोड़ों का दर्द तथा पीठ व कमर में दर्द बना रहना, और ज्यादा मोटापे की वजह से कमर के साथ साथ घुटना में भी दबाव आने के कारण घुटने में दर्द, काफ मसल्स में दर्द, पिंडली में दर्द, पैरों में दर्द बना रहता है क्योंकि पूरा लोड पैरों में रहता है, एड़ी में रहता है, तो एड़ी में भी दर्द आ सकता है। ठीक है। इनके अलावा लीवर और किडनी का भी बीमारी हो सकता है। ज्यादा वजन होने के कारण शरीर का चयापचय क्रिया कम होने की वजह से लीवर और किडनी का बीमारी भी हो सकता है, जो एसिडोसिस के रूप में कई सारी बीमारी उत्पन्न हो सकता है। इनके अलावा हार्ट का प्रॉब्लम, हृदय रोग है, कैंसर आदि मोटापे के लोगों को ज्यादा होता है। और इस प्रकार से गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार तथा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स उन लोगों को ज्यादा होते हैं जिनको मोटापे का प्रॉब्लम है। इनके अलावा दोस्तों मोटापे के कारण टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, जिसके कई लक्षण होते हैं, जिनमें रोगी को खास करके ज्यादा प्यास लगता है, शुगर के पेशेंट को। इनके अलावा उस व्यक्ति को जिनको टाइप 2 डायबिटीज है या किसी भी प्रकार के डायबिटीज हो, ठीक है, इनमें पेशाब ज्यादा होता है, बार बार पेशाब होता है। तो बार बार पेशाब होने की स्थिति को पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान होता है जिनको शुगर हुआ है, तो मोटे व्यक्ति को शुगर बहुत जल्दी या ज्यादा होता है। साथ ही व्यक्ति को, रोगी को कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न होता है। और ये मनोवैज्ञानिक समस्या क्या हो सकता है? उस व्यक्ति में आत्मसम्मान की कमी महसूस होने लगता है अपने मोटापे को लेकर के। ठीक है, उनको लगता है कि कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। इनके अलावा उस व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मोटापे के कई सारे जटिलताएं दिखाई देते हैं। और साथ में वो व्यक्ति अपने आप को समाज से अपने आप को अकेला महसूस या अलग महसूस करने लगता है। उस व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आना, नींद में खर्राटे भरना, ये सब नुकसान या जटिलताएं होते हैं। साथ ही उठने बैठने में, चलने या दौड़ने में कठिनाई होते हैं। चिड़चिड़ापन, क्रोध होना, घबराहट महसूस होने के साथ अवसाद या डिप्रेशन होने की जटिलताएं बढ़ जाती है। महिलाओं में बांझपन का होना तथा पुरुषों में नामर्दी का होना, ये जटिलताएं या कठिनाइयां या कॉम्प्लिकेशंस मोटे व्यक्ति में होते हैं। दोस्तों, यदि किसी भी रोगी को अगर मोटापा हो या किसी भी व्यक्ति को ओबेसिटी हो, तो उससे बचने के क्या क्या उपाय है? मोटापा को ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, तो उसको रोकने का, बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय या क्या क्या बचाव क्रिया है? तो आइए समझते हैं दोस्तों। मोटापे से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय है स्वस्थ संतुलित भोजन तथा नियमित रूप से व्यायाम करना। ठीक है, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय है, यदि बच्चों में मोटापे की समस्या हो तो उन्हें बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए मार्गदर्शन करें तथा संतुलित स्वस्थ आहार का अनुपालन करें। ठीक है, तो बच्चे को भी आप जंक फूड, फास्ट फूड ना खिला करके या उनको ना प्रमोट करके, उनको सिर्फ इतना बोलिए, बेटा आप भी उम्र कम है और जिंदगी को चलाने के लिए स्वस्थ संतुलित आहार ही खाया करो जो शरीर के लिए फायदेमंद है। इससे बीमारियां नहीं होंगे, बीमारियों को दूर करेंगे। और जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे तो इससे कई सारी बीमारियां आएंगे। ऐसे आप अपने बच्चे को समझा सकते हो। और हो सके तो सप्ताह में 1 या 2 दिन उपवास करें, जिससे शरीर में जमे हुए जो टॉक्सिक पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलने के साथ ही जो एक्स्ट्रा चर्बी या एक्स्ट्रा फैट्स है वो बर्न होना चालू हो जाएगा, जिससे ऊर्जा ठीक से बनेगा, तो उनका प्रॉपर उपयोग होगा, जिससे मोटापा कम होने में फायदा मिलेगा। दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति को अगर मोटापा है तो उसके लिए क्या आहार प्रक्रियाएं हैं? मोटे व्यक्ति को क्या आहार हम लोग एडवाइस कर सकते हैं? सामान्य रूप से दोस्तों, सामान्यतः आयुर्वेदा हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे न्यूरोथेरेपी हो, ठीक है, तो नेचुरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी और आयुर्वेदा का जो डाइट प्लान लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। स्वस्थ संतुलित प्राकृतिक आहार, ठीक है, तो ये आप बात ध्यान से रखना, स्वस्थ संतुलित प्राकृतिक आहार ही जीवन जीने का आधार है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये उतना ही खाना जो जीने के लिए पर्याप्त हो।
खाने के लिए जिएंगे तो उतना ही जल्दी मरेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो हमको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। और खाने में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक तो अपना रीजनल ओरिजिनल, ठीक है, तो अपने क्षेत्र का होना चाहिए। एक तो ओरिजिनल होना चाहिए, अपने रीजनल का होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग सीजनल होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो सीजन का हो और अपनी क्षेत्र का हो और ओरिजिनल हो, ये 3 चीज को याद रखना, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। ये बातें आप लोग ध्यान रखना। तो कोई जब भी खाना खाए तो सीजन का हो, अपने ही एरिया का हो और ओरिजिनल हो, किसी भी प्रकार का मिलावट न हो। तो इस प्रकार के खाना को हम लोग स्वस्थ संतुलित प्राकृतिक आहार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वजन या मोटापे कम करने के लिए कोई एक निश्चित उपाय या नियम नहीं है। ज्यादातर मोटे लोगों को सुझाव दिए जाते हैं कि उन्हें अपने आहार से प्रतिदिन कैलोरी की मात्रा कम करते जाना है। अपने आहार या भोजन से कैलोरी कम करने का सबसे आसान तरीका है ज्यादा एनर्जी या ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों जैसे फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड तथा मीठे खाद्य पदार्थों या पेय या जूस या आइसक्रीम आदि से पूरी तरह से परहेज करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके अलावा किसी भी मोटे ग्रस्त व्यक्ति को अपने नियमित रूप से आहार में संतुलित स्वस्थ प्राकृतिक आहार को शामिल करना चाहिए, जैसे कि अपने आहार में खूब फल सब्जियां का सलाद या जूस या सूप का सेवन करें। इनके अलावा खाने पीने में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का सेवन अधिक करें और इनके अंतर्गत जितने भी खट्टी चीजें हैं, अंगूर, संतरा, मौसम्बी, अनार, सेब, ठीक है, धनिया, पुदीना, ये सब विटामिन सी से युक्त और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं। इनके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा पानी पिएंगे तो शरीर में जमा हुआ टॉक्सिन पेशाब के रूप में बाहर निकल जाएगा। इनके अलावा दूध तथा डेयरी पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, तो दूध डेयरी चीज़ें अगर ज़्यादा लेंगे तो शरीर को उतना ही ज़्यादा फैट्स और उतना ही ज़्यादा प्रोटीन मिलने की वजह से वजन बढ़ने लगेंगे। तो उस स्थिति में ध्यान रखना दूध और दूध या डेयरी से संबंधित कोई भी चीज़ न खाए। अगर आपको लेना है तो आप छाछ लेना, ठीक है, छाछ या दही ले सकते हो, बाकी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं लेना। आप लोग ध्यान देना। अगर जरूरत पड़े तो घी भी ले सकते हो, मगर कम मात्रा में आप घी लेना। दोस्तों, भारी प्रोटीन का सेवन बंद करें और खाने में हमेशा हल्के प्रोटीन लें। साबुत अनाज का सेवन करें, जो छिलका युक्त हो वो अनाज यूज करें। मांसाहारी तथा नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। मैदे का कोई भी चीज़ उपयोग ना करें, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है, पास्ता है, चाइनीज आइटम खाने में बिल्कुल ना यूज करें, बिल्कुल नहीं लेना। नमक का सेवन कम करें या नमक पूरी तरह से बंद कर दे। फैट्स तथा अधिक शर्करा वाले पदार्थों का सेवन ना करें, जिसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो और शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो तो वो पदार्थ ना ले। जब तक भूख न लगे तब तक कुछ न खाए और न ही कुछ न पिए। ठीक है, अनाज में मुख्य रूप से दलिया, उपमा, खिचड़ी, ओट्स आदि ले, जो हल्का सुपाच्य आहार के रूप में होते हैं, जिससे वजन बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल रहेगा। आपको जीने के लिए इतना अनाज पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप अपने जीवन में डाइट फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, मोटापे के परीक्षण के लिए या ओबेसिटी के परीक्षण के लिए, एग्जामिनेशन के लिए या टेस्ट के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति मोटा है तो इसके लिए क्या क्या टेस्ट करना है। तो दोस्तों, ज़्यादातर तो फिजिकल टेस्ट ही है, मगर कई शरीर के आंतरिक प्रॉब्लम को जानने के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट की भी ज़रूरत होती है। और ये मेडिकल टेस्ट क्या क्या हो सकता है, जिनके बारे में अभी आइए आपको समझाते हैं। दोस्तों, मोटापे या ओबेसिटी के लिए परीक्षण या जांच या टेस्ट या एग्जामिनेशन या निदान क्रिया जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। वैसे तो मोटापे के जांच के लिए मुख्य रूप से बॉडी मास इंडेक्स की जरूरत होती है। इनके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाती है। कुछ शारीरिक जांच की भी जरूरत पड़ती है, जो मोटापे की वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं को जानने के लिए जरूरी है। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करना, कमर की मोटाई गोलाई में चारों तरफ से जांच करना, ब्लड शुगर जांच करना और लिपिड प्रोफाइल की जांच करना। ठीक है, ये आप 4 कंडीशन को सामान्य तौर पर मोटे व्यक्ति को टेस्ट के लिए सलाह देना।
इनके अलावा कुछ मेडिकल टेस्ट भी होता है जो शरीर के अंदर की बीमारियों को जानने के लिए जरूरी है, जिनके अंतर्गत यूएसजी सोनोग्राफी है, पेट के सोनोग्राफी करना है, एंडोस्कोपी करना है जो पेट से संबंधित बीमारी को पता लगाने के लिए उपयोगी है, स्टूल टेस्ट यानी कि जो संडास है इनमें पोषक तत्व कौन कौन से बाहर आ रहा है, कौन कौन से इसमें मटेरियल है, वो सब पता चल जाता है। इनके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट जिनके अंतर्गत एसजीओटी, एसजीपीटी, सीरम बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि टेस्ट करना है, और सीरम कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड और टोटल लिपिड प्रोफाइल आदि टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सब मोटापे से संबंधित टेस्ट है जो सामान्य किसी भी व्यक्ति को जिनको मोटापा है या ओबेसिटी है उनको आप एडवाइस दे सकते हो। दोस्तों, इनके अलावा न्यूरोथेरेपी के जितने भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है जैसे पेन, गॉल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, राइट ओरी, लेफ्ट ओरी, WD, लीवर जीरो, म्यूकस जीरो, राइट एंड लेफ्ट फोर्क, राइट फोर्क, लेफ्ट फोर्क, कॉलिक है, थायमिन है, B12 नियासिन है, इन सब डायग्नोस्टिक पॉइंट को चेक करना है जिससे डायग्नोस्टिक पॉइंट के दर्द या चुभन का वास्तविक स्थिति समझ सके और इसके अनुसार उचित उपचार किया जा सके। कुछ अन्य बीमारी हो तो उससे संबंधित जांच करना है। दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति को मोटापा है या ओबेसिटी है तो उससे संबंधित जो सवाल जवाब होते हैं पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, वो क्या क्या सवाल जवाब होते हैं ज़्यादातर, तो आइए समझते हैं कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं। दोस्तों, मोटापे से संबंधित जो सवाल जवाब होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। यदि किसी व्यक्ति या रोगी को मोटापे की समस्या है तो उनमें कई प्रकार के लक्षण या उत्पन्न होते हैं जिससे व्यक्ति या रोगी को सामान्य जीवन शैली जीने में कठिनाइयां होने लगती है। उस स्थिति में व्यक्ति अपने समस्याओं के निदान व इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श करते हैं। डॉक्टर व्यक्ति या रोगी की समस्याओं से संबंधित से कई सवाल पूछते हैं जिससे मोटापे या अन्य शारीरिक समस्याओं का वास्तविक निदान हो सके और मोटापे का सही इलाज हो सके। ठीक है, तो डॉक्टर या चिकित्सक जो होते हैं वो पेशेंट से, रोगी से या व्यक्ति से कई अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं जो उसके मोटापे से संबंधित होते हैं। तो ये सवाल क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों, मोटापे से संबंधित जो सवाल डॉक्टर के द्वारा रोगी से पूछे जाते हैं, पेशेंट से पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह से हो सकते हैं। जैसे कुछ अन्य रोग हो तो उसके बारे में सवाल करना। अगर पेशेंट को मोटापा है और मोटापे के साथ साथ कुछ अन्य बीमारी है तो उसके बारे में पूछना। कुछ दवाइयाँ का सेवन कर रहे हो तो उसके बारे में पूछना। जीवन शैली से संबंधित सवाल जवाब पेशेंट से करना। आहार से संबंधित सवाल जवाब पेशेंट से करना कि वो मीठा पदार्थ कहीं ज़्यादा तो नहीं लेते या फैटी चीज़ें तो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर ले रहे हो मीठा और फैटी चीज़ तो वो दोनों बंद करवाना। शारीरिक कार्य के बारे में पूछना, शारीरिक एक्टिविटी के बारे में, गतिविधियों के बारे में या एक्सरसाइज या व्यायाम आदि के बारे में सवाल जवाब करना। अगर एक्सरसाइज या शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का मोटापा बढ़ेगा, तो उनको शारीरिक एक्टिविटी करने के साथ साथ व्यायाम या कसरत करने का भी सलाह देना। दोस्तों, शराब या अन्य नशीले पदार्थ अगर लेते होंगे पेशेंट तो उनको मना करना और इससे संबंधित सवाल जवाब करना। ठीक है, वजन या मोटापे के कारण जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में सवाल जवाब करना। ये क्या क्या लक्षण हो सकते हैं मोटापे के? जैसे डिप्रेशन है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, थकान है, कमजोरी है, श्वास फूलना है, सोने में दिक्कत है, नींद नहीं आना, नींद में खर्राटे आना, हाइपरटेंशन, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब लक्षण के रूप में डेवलप होते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम के बारे में पूछना। ठीक है, इनमें से कौन से प्रकार के लक्षण उस पेशेंट को है। इनके अलावा मोटापे या वजन कम करने के लिए उनको एक प्रकार से दृढ़ संकल्प करवाना कि वो जीने के लिए खाना है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाना है, डेली शारीरिक व्यायाम करना है, शारीरिक एक्टिविटी बनाए रखना है, शारीरिक गतिविधियां बनाए रखना है। उनको आप संकल्पित करवाइए, वचन दिलवाइए कि आज से अनाप शनाप नहीं खाना है, उतना ही खाना है जो जीने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान देना। इनके अलावा पारिवारिक इतिहास तथा कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे शुगर है, हाई बीपी है, हार्ट डिजीज है, थायराइड की समस्या है, अस्थमा है, ऐसे कई सारी बीमारी के बारे में पूछना अगर पेशेंट को हो तो। अगर वो बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी उपचार
चालू करना है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अगर मोटापा है या ओबेसिटी है, तो मोटापा या ओबेसिटी को ठीक करने के लिए क्या क्या उपचार पद्धतियां हैं, इनके बारे में आइए समझते हैं। दोस्तों, मोटापा का इलाज या उपचार या ट्रीटमेंट। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है और वह अपना वजन कम करना चाहता हो, तो उन्हें अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार खान पान तथा जीवन शैलियों को अपनाना जरूरी है। कुछ सलाह जो मोटापे के इलाज में कारगर साबित होते हैं, वो कौन से सलाह है जो वजन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, जैसा कि संतुलित स्वस्थ आहार का उपयोग करें, स्वस्थ संतुलित प्राकृतिक आहार का उपयोग करें, सीजनल रीजनल ओरिजिनल आहार का उपयोग करें, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। इनके अलावा रोगी को ध्यान, प्राणायाम आदि करना है, क्योंकि जब मोटापा बढ़ता है तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रॉब्लम उस रोगी में, उस व्यक्ति में बढ़ जाता है। तो मानसिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ध्यान और प्राणायाम बहुत अच्छा कारगर उपाय है। किसी रोग के वजह से मोटापा बढ़ा हो तो उस रोग का निदान ठीक से करे, और निदान हो जाए तो उनका इलाज भी करना शुरू करे। दोस्तों, नियमित रूप से कम आधा या 1 घंटे व्यायाम या एक्सरसाइज करे या कसरत करे। इनके अंतर्गत रोगी को मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार करना बेहतर है। इनके अलावा पारुत्तानासन है, चक्की आसन है, कटी चक्रासन है, ये भुजंगासन है, ये सब योगासन है। ठीक है, उष्ट्रासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, ठीक है, पवन मुक्तासन है, ये सब योगासन मोटापे व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छे योग है। इनके अलावा साइकिलिंग करना, इनके साथ तेज चलना, जॉगिंग करना, तैरना, पानी में अच्छी तरह से तैरना मोटापे के लिए अच्छे उपाय है। टेनिस या बैडमिंटन आदि या शरीर को चुस्त दुरुस्त करने वाला, भागम भाग करने वाला खेल खेलना मोटे व्यक्ति के लिए फायदेमंद होते हैं, वजन को कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये सब उपाय करेंगे तो उतना ही ज्यादा कैलोरी जलेगा, बर्न होगा, और जितना फैट्स जमा है वो भी ऊर्जा में बदल करके टूटना चालू हो जाएगा, चर्बी कम होंगे तो आपका वजन कम होना चालू हो जाएगा। मोटापे से संबंधित विभिन्न प्रकार के जांच तथा इलाज के प्रक्रियाओं का पालन करें। अगर कोई सर्जरी कराना चाहता हो तो इसके लिए एक उपाय है, बेरियाट्रिक सर्जरी के द्वारा मोटापा कम किया जाता है। ठीक है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है? मोटे व्यक्ति के पेट से चर्बी को निकाला जाता है निचोड़ करके, और जब चर्बी निकाल दिया जाता है तो उस कंडीशन में पेट का आकार छोटा हो जाता है। कुछ स्थिति में पेट के साइज को काट करके उनको सिलाई कर दिया जाता है, पेट के आकार को छोटा कर दिया जाता है, स्टमक को। बेरियाट्रिक सर्जरी में पेट के आकार को इतना बड़ा है तो उनको काट करके इतना छोटे में बदल देता है ताकि पेट में खाना कम मात्रा में जाए। ये बेरियाट्रिक सर्जरी में होता है। इनके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा है, पंचकर्म है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, उनमें बहुत बेहतर इलाज मोटापे के लिए होता है, तो ये जरूर फॉलो करें। खान पान के विशेष ध्यान करें, एनिमा ले, वमन करें और विरेचन प्रक्रिया अपनाएं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उनके लिए न्यूरोथेरेपी में क्या क्या उपचार है, न्यूरोथेरेपी में कैसे इलाज करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, कंडीशन के आधार पर, न्यूरोथेरेपी के तथ्यों के आधार पर हो चाहे फिजियोलॉजी के तथ्यों के आधार पर क्या उपचार देंगे, तो आइए समझते हैं। दोस्तों, मोटापा या ओबेसिटी का जो उपचार है न्यूरोथेरेपी में, वो सब अलग अलग प्रकार की उपचार पद्धति है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के उपचार के लिए न्यूरोथेरेपी में कारण के अनुसार अलग अलग उपचार होते हैं, जो न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक पॉइंट तथा कुछ फिजियोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग उपचार या ट्रीटमेंट होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। आप मोटापे के लिए मानो चाहे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के लिए मानिए। ठीक है, ये जो उपचार पद्धति है उनमें सभी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट है, चाहे मोटापा के लिए हो चाहे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के लिए है।
दोस्तों, अगर रोगी के पूरे पेट में ऊर्जा की कमी हो तो पेट में दर्द तथा भारीपन आ जाते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए आप उस पेशेंट को कॉडा इक्विना प्लस के साथ में आप न्यूट्रल ट्रीटमेंट फार्मूला देना, जिससे पेट के राइट और लेफ्ट साइड या ऊपर या नीचे साइड के जो जितना भी ऑर्गन्स है उसमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाएगा और वो अपना प्रॉपर काम करना चालू कर देगा। तो कॉडा इक्विना प्लस और न्यूट्रल ट्रीटमेंट ये दोनों देने से पेट के सभी अंगों में प्रॉपर प्राणवायु संवेदना का संचार होने लगेंगे। दोस्तों, इनके अलावा यदि रोगी को मोटापे के साथ गैस ओनली तथा गैस आई में दर्द हो तो ये प्रोटीन के अपचन के कारण गैस बनने की वजह से होता है। तो उस स्थिति में रोगी को संडास में अनपचा भोजन निकलते हैं, जिसे ही हम लोग यूडीएफ कहते हैं, जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है। जब यूडीएस में प्रोटीन निकलने चालू हो जाएंगे तो शरीर में प्रोटीन की कमी होता है, और जिसे ठीक करने के लिए आप उस व्यक्ति को ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट तथा लार्ज फॉलिक ब्लैक देना। अब यहाँ पर प्रोटीन का संबंध लार्ज फॉलिक ब्लैक से क्यों है, ऐसे कई लोगों के मन में रहता है। तो आपको बता दूं कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए फॉलिक एसिड का होना जरूरी है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, इसलिए यहाँ पर ओल्ड यूडीएफ के साथ में लार्ज फॉलिक ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। ठीक है, यदि रोगी को लीवर की गड़बड़ी से मोटापा हुआ हो तो अब क्या करना, लीवर की गड़बड़ी है, बाकी सब ठीक ठीक है, सिर्फ मोटापा है। लीवर में गड़बड़ी है, फैटी लीवर है और मोटापा है, तो अब क्या करोगे, लीवर को ये किन प्रकार से ठीक करना, CNNS के माध्यम से, टो फिंगर के माध्यम से, 1 पॉइंट लीवर के माध्यम से, 1 लीवर 3 पॉइंट के माध्यम से, 1 लीवर 3 पॉइंट के माध्यम से, 1 लीवर 6 पॉइंट के माध्यम से, 1 लीवर 12 पॉइंट के माध्यम से। जितना प्रक्रिया है आपको लीवर के बारे में मालूम होता है, उकसाने के लिए आप वो विधि अपना सकते हैं लीवर को ठीक करने के लिए। ठीक है, इनके प्रकार इसी प्रकार अगर किसी भी व्यक्ति को मोटापा हुआ है तो वो आनुवंशिक कारणों से हो सकता है। अगर किसी को आनुवंशिक कारणों से हो, हेरिडिटरी प्रॉब्लम के रूप में हो, तो WD में दर्द होगा, जिसके लिए उस रोगी को ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट के साथ में न्यू जीन्स फार्मूला देना। ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट जो होता है डाइजेशन एब्जॉर्बेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए है, और न्यू जीन्स फार्मूला जीन्स परिवर्तन के लिए दिया गया है। शरीर में टॉक्सिन के जमावट की वजह से या शरीर में विषाक्त पदार्थ के जमावट की वजह से अगर मोटापा बढ़ा हुआ हो तो उसे ठीक करने के लिए इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना, साथ में HCl फार्मूला देना और साथ में किडनी क्लियरेंस फार्मूला देना। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट प्लस HCl ट्रीटमेंट प्लस किडनी क्लियरेंस, ये तीनों दे देना। इनके अलावा यदि विटामिन B12 तथा फॉलिक एसिड की कमी हो तो आप वही पहला वाला ट्रीटमेंट दे देना, ओल्ड यूडीएफ के साथ में लार्ज फॉलिक ब्लैक देना। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के चयापचय के लिए फॉलिक एसिड जरूरी है, इसलिए लार्ज फॉलिक ब्लैक कॉमन है। या प्योर फॉलिक एसिड दे दीजिए, फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट दे दीजिए, ब्लैक ट्रीटमेंट दे दीजिए, सब में फॉलिक एसिड तो है ही। ठीक है, यदि इन्फेक्शन के कारण भोजन का अवशोषण या कुअवशोषण हो तो उसे ठीक करने के लिए इम्यूनिटी ट्रीटमेंट देना। और इम्यूनिटी ट्रीटमेंट आपको मालूम है, पहला लीवर को ठीक करना, लीवर सेट देना, CNNS, गॉल लीवर, 22 फिंगर गॉल लीवर, 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकेंड नंबर में क्या करोगे, हाफ कुंडली 20 सेकंड इंटू 3 ट्रीटमेंट। नेक्स्ट नंबर हाफ कुंडली 13 सेकंड इंटू 6 ट्रीटमेंट, 3 ट्रीटमेंट। इनके बाद 1 मिनट गैप में हाफ कुंडली 6 सेकंड इंटू 3 ट्रीटमेंट, फिर 1 मिनट के गैप में 15 मेडुला ऑर्गन क्लियरेंस, फिर वायरल ट्रीटमेंट देना। ठीक है, तो ये देने से इम्यूनिटी ट्रीटमेंट हो जाता है। इनके अलावा कुछ अन्य बीमारियां हो तो फिजियोलॉजी के तथ्यों के आधार पर उस बीमारी को ठीक करने के लिए उचित उपचार देना है और भोजन में उचित संतुलित स्वस्थ आहार का पालन भी करवाना है, तब जाकर के उस व्यक्ति को फायदा होगा। खान पान और आसन, ये आप लोग उस पेशेंट को नियमित रूप से संयमित करना। इस प्रकार से दोस्तों आज के जो टॉपिक है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, आज का टॉपिक अभी जिनके बारे में आप लोग ने समझा, सुना, जाना,
ठीक है। तो ये आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताइए। आज के टॉपिक को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का घंटी जरूर बजाइए, ताकि जो भी नया वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं अपने पास स्वयं रखता हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं स्वयं बात करता हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 08463097676। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर मैं बिजी रहूँ तो बाद में मैं कॉल बैक करता हूँ किसी भी व्यक्ति को भी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe. Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.